हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत द डेस्टिनेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। 10th ऑनलाइन लाइव क्लासेस के रिकॉर्डिंग में आप सभी का स्वागत है। 10th ऑनलाइन लाइव क्लासेस में हम लोगों ने एसएससी सीजीएल 2019-20 के टायर 1 के 4 मार्च के जो भी क्वेश्चन थे उनमें से कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के एनालिसिस आज हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें अर्थमेटिक और एडवांस के क्वेश्चंस हैं। अलग अलग सेक्शन वाइज क्वेश्चन हमने करके इसको डिस्कस किया है। तो आगे देखते हैं आज के हम सारे क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज Rs 740. The shopkeeper sells the article at Rs 566.10 by giving two successive discount of 15% and X% respectively. Find the value of X. एक लेख की चिन्हित कीमत 740 रुपया है। दुकानदार क्रमशः 15% और X% की दो क्रमिक छूट देकर 576 रुपया 10 पैसा पर लेख बेचता है, तो एक्स का मान बताएं। आप यहाँ पे सबसे पहले ये करें कि आप ये देख लें कि अगर 15% और X% दो क्रमिक छूट के जगह पे यदि एक छूट दिया जाता तो वो कितने प्रतिशत का होता। तो आर्टिकल का जो मूल्य है, आर्टिकल का मूल्य है वो है 740 रुपया, लेकिन उस आर्टिकल को बेचा जा रहा है 566 रुपया 10 पैसे में। तो यहाँ पे देखा जाए तो टोटल डिस्काउंट कितने हैं, तो 740 रुपया में खरीदकर अगर 566 रुपया 10 पैसा में बेचा जाता है, या आर्टिकल पे जो प्रिंट लिखा हुआ है वो 740 रुपया लिखा हुआ है, तो उसको 566 रुपया 10 पैसा में बेचेंगे तो डिस्काउंट कितना देना होगा, तो वो देना होगा 173 रुपया 90 पैसा। जब आप 740 में 566.10 माइनस करेंगे तो 173 रुपया 90 पैसा होगा। ये 740 पे आपको डिस्काउंट देने के बाद मिलता है, तो आप टोटल डिस्काउंट परसेंट देखेंगे तो ये होगा 23.5%। 23.5% मतलब वस्तु का 15% और X% के सक्सेसिव डिस्काउंट के जगह पे अगर एक डिस्काउंट दिया जाता तो वो होता 23.5% का, 23.5% का। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि X का मान यदि 15% और X% दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो आप यहां से अगर करते हैं कि पहला सक्सेसिव फॉर्मूला लगाते हैं, तो पहले 15% का डिस्काउंट, देन X% का डिस्काउंट प्लस 15 इंटू X बाय 100, तो आप देखेंगे कि टोटल मिला के आपको एक डिस्काउंट कितना मिला, तो 23.5% का 23.5% का डिस्काउंट मिला। अब यहां से अगर आप x सॉल्व करते हैं तो आपको इजिली x का मान आ जाएगा और वो हो जाएगा कितना परसेंट, 10%। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 10% होगा। आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आप क्या करें कि 740 जो कि आपका मार्केट प्राइस है, 740 पे यदि आप 15% का डिस्काउंट देते हैं तो इसकी कीमत होगी कितनी, 629 रुपया। तो पहला डिस्काउंट 15% करने के बाद 629 रुपया होगा। अब इस 629 पर आपको डिस्काउंट करके वस्तु को बेचना है 566 रुपया 10 पैसा में। अब यहां से देखें कि आपने जो टोटल डिस्काउंट दिया है वो कितने का दिया है, तो 62 रुपया 90 पैसा का डिस्काउंट दिया है। 62 रुपया 90 पैसा का डिस्काउंट दिया है कितने पे, तो 629 पे। तो 629 का 62.9% कितना परसेंट होगा, तो ये 10% होगा। मतलब दूसरा जो डिस्काउंट होगा वो 10% होगा। तो ये इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और आपका आंसर आएगा 10%। यहां एक्स करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, कैन कंप्लीट अ वर्क इन D plus 8 days and B can complete the same work in D plus 18 days. Working together, they can complete the work in D days. If A work for 4 days and B complete the remaining work alone, then the time taken by B will be. मतलब A किसी कार्य को D+8 दिन में पूरा कर सकता है और B उसी कार्य को D+18 दिन में पूरा कर सकता है।
एक साथ काम करके वे इस काम को डी दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए 4 दिन के लिए काम करता है और बी शेष कार्य अकेले पूरा करता है तो बी द्वारा लिया गया समय क्या होगा। मैंने ऐसे क्वेश्चन में एक ट्रिक बताया था। यदि क्वेश्चन कहता है कि ए और बी दोनों से मिलकर किए गए काम से T1 डेज ज्यादा लेता है और बी ए और बी दोनों मिलकर जो काम करते हैं उससे T2 डेज ज्यादा लेता है, इस कंडीशन में ए बी मिलकर कितने दिन में करेगा, तो हम उस कंडीशन में आपको बताए थे। एक सिंपल सा ट्रिक है, रूट अंडर T1 इंटू T2 करेंगे तो आपका आ जाएगा कि ए बी मिलकर के कितने दिन में करेगा। तो यहां पे आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर के किसी काम को डी दिन में पूरा कर रहा है, दोनों मिलकर के डी दिन में पूरा कर रहा है। लेकिन ए को डी प्लस 8 डेज लग रहा है, मतलब डी को दोनों मिला के डी दिन करता है, उससे 8 दिन ज्यादा लग रहा है, और बी को 18 दिन ज्यादा लग रहा है। तो ए और बी मिलकर के कितने दिन में करेगा, तो मतलब डी दिन में करेगा। तो डी का मान क्या हो जाएगा, रूट अंडर 8 इंटू 18, 8 इंटू 18 बराबर हो जाएगा 144। तो रूट अंडर 144 का वैल्यू हो जाएगा 12, मतलब ए बी मिलकर के कितने दिन में करेगा, तो डी दिन में। तो डी का वैल्यू हो गया 12। तो ए कितने दिन में करेगा, तो ए 12 प्लस 8 20 दिन में करेगा। बी कितने दिन में करेगा, तो 12 प्लस 18 30 दिन में करेगा। तो ये आ गए ए और बी के दोनों के दिन। अगर हम टोटल काम लेते हैं तो 30 20 का एलसीएम लेंगे तो 60, टोटल वर्क होगा 60 वर्क ए 20 दिन में करता है तो एक दिन में 3 वर्क करेगा, और 60 काम बी 30 दिन में करता है तो एक दिन में 2 काम करेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है ए 4 दिन तक काम करता है, टोटल काम है 60, उसमें से ए 4 दिन करता है तो 4 तिया 12 काम ए 4 दिन में कर लिया, तो बचे काम हमारे पास 48। अब इस 48 काम को कौन करेगा, तो बी करेगा, क्योंकि पूछ रहा है शेष काम बी अकेले पूरा करता है। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम, तो 48 काम कितने दिन में करेगा, तो 24 दिन में करेगा। तो बी इस काम को, शेष काम को अकेले कितने दिन में करेगा, तो 24 दिन में करेगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन अ क्लास इज 7.6 व्हेन 4 new boys joined the class, 3 girls left it, and the ratio of boys and girls becomes 4:3. Find the number of total student in the class. देखिए मैंने रेशियो में ऐसे क्वेश्चन में एक आपको सिंपल सा मेथड बताया था कि बिना वेरिएबल टर्म लिए आप कैसे करेंगे। तो पहले क्लास में बच्चों का जो रेशियो था वो 7:6 था। अब जब कुछ लड़के क्लास ज्वाइन करते हैं और कुछ लड़कियां क्लास छोड़ती है तब इनका रेशियो हो जाता है 4:3 का। अब देखिए ये 4:3 कब होता है, जब लड़के 4 जुड़ते हैं और लड़कियां 3 घटती है। अब इसमें हमने आपको क्रॉस मल्टीप्लाई का एक रूल बताया था। आप क्या करेंगे, यहां क्रॉस गुना करेंगे तो 7 21, यहां करेंगे तो 6 चौक 24। आप इधर भी क्रॉस गुना करेंगे तो 4 तिया 12 तो -12, और इधर भी क्रॉस करेंगे तो +12। आप देखेंगे यहां से अंतर होता है 3 यूनिट का, 21 और 24 के बीच का अंतर 3 यूनिट का। 3 यूनिट पे यहां पे अंतर देखेंगे तो 12 और -12 का अंतर 24, 12 और -12 है इसलिए यहां पे जुटेगा 24। 3 यूनिट पे 24 तो 1 यूनिट पे कितने होंगे, 8। आपसे पूछा जाता है कक्षा में कुल कितने छात्र थे, तो पहले 7 यूनिट लड़के थे और 6 यूनिट लड़कियां थी। टोटल आपके पास जो स्टूडेंट थे वो 13 यूनिट थे। 1 यूनिट पे 8 स्टूडेंट, तो 13 यूनिट पे कितना, तो 13 गुने 8 मतलब 104, मतलब क्लास में टोटल कितने बच्चे थे, तो 104 बच्चे थे। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 एवरेज के हैं, आप इसको वेरिएबल पे भी बना सकते हैं और बिना वेरिएबल किए भी बना सकते हैं। वेरिएबल पे अगर आप करते हैं तो सपोज करें कुल स्टूडेंट पहले x थे, तो x स्टूडेंट थे, उसमें से 5 स्टूडेंट जुड़ जाते हैं तो x + 5 स्टूडेंट। अब इनका एवरेज जो होगा पहले था 56.5, अब उसमें से 0.55 बढ़ गया है, तो अब उनका जो एवरेज होगा वो होगा 57.05। अब टोटल भार करेंगे बच्चों का, तो x बच्चे और +5 तो टोटल नए बच्चे, उनका एवरेज हो गया 57.05। तो टोटल क्या होगा, तो नंबर इंटू एवरेज। अब पहले जो बच्चे थे वो x बच्चे थे, उनका एवरेज था 56.5।
तो अब पहले के बच्चों का भार, कुल भार हो गया x इंटू 56.5। अब नए भार में से पहले बच्चे का भार माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा जो बाद में 5 बच्चे हैं उनका टोटल भार। तो 5 बच्चों की औसत जो है वो है 64.2, 5 बच्चों का औसत है 64.2। तो आप टोटल करेंगे तो 5 इंटू 64.2 ये आएगा 321। तो यहां से आप घटा के x निकालेंगे तो x आ जाएगा आपका 65, मतलब जो पहले बच्चे थे वो 65 बच्चे थे। तो आप यहां पे वेरिएबल टर्म के साथ किए हैं। आप चाहें तो बिना वेरिएबल के भी इसको कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे बिना वेरिएबल के शॉर्ट में इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 5 नए बच्चे हैं उनका एवरेज है 64.2, जबकि पहले से जो बच्चे हैं उनका एवरेज है 56.5। तो आप देखेंगे पहले के एवरेज से नए बच्चों का एवरेज कितना ज्यादा है, तो 64.2 नए बच्चों का एवरेज है और पहले से एवरेज था 56.5। आप देखेंगे कि पहले से प्रत्येक बच्चों का भार कितना ज्यादा है, तो 7.7 ज्यादा है। पहले के एवरेज से प्रत्येक बच्चों का भार 7.7 ज्यादा है। तो टोटल बच्चे हैं हमारे पास 5, तो टोटल एक्स्ट्रा वजन या जो भी हो एक्स्ट्रा वजन कितना है, तो मान लीजिए अगर वजन ही है तो एक्स्ट्रा वजन कितना है, तो आप क्या करेंगे, एक बच्चों का एक्स्ट्रा है 7.7, तो 5 बच्चे हैं तो टोटल वजन कितने एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो 38.5 एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अब एक चीज देखिए कि ये जो 5 बच्चे जब पुराने बच्चों के साथ आते हैं तो सभी बच्चों का 0.55 एवरेज बढ़ जाता है, सभी बच्चों का। मतलब अब जितने बच्चे हैं उन सब में जो है ये 38.5 वजन बढ़ेगा, सब में बराबर बराबर ये बटेगा, सब में बटेगा। एक बच्चों में बढ़ रहा है 0.55, तो हम देखते हैं कि अगर एक बच्चों में 0.55 बढ़ रहा है और टोटल बढ़ रहा है 38.5, तो कितने बच्चों में ये बटेगा, तो 0.55 से अगर भाग देंगे तो ये आएगा 70। मतलब ये टोटल भार जो होगा वो 70 बच्चों में बटेगा। मतलब बाद में टोटल बच्चे कितने हैं, 70। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि क्लास में वहां मौजूद बच्चे की संख्या कितनी थी पहले से, शुरू में कह रहा है शुरू में, तो 5 बच्चे बाद में आए तो वो 5 आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 65। मतलब पहले से क्लास में टोटल बच्चे थे 65। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली इज Rs 88.5 at the rate of 10% in year. What is the SI on same sum at same rate per annum for 1 whole 2/3 years? मतलब एक साल में चक्रवृद्धि ब्याज छमाही और चक्रवृद्धि ब्याज सालाना के बीच का अंतर 10% के दर से 10% प्रति वर्ष के दर से 88 रुपया 50 पैसा है, तो उसी राशि पे उसी दर से 1.2/3 साल का SI क्या होगा। तो देखिए एक आपका अगर पूरे साल हमारा ब्याज रहता है तो हमको पूरे साल का ब्याज देना पड़ेगा 10%। लेकिन अगर ब्याज छमाही होता है तो और एक साल का अगर हम बात करते हैं तो छमाही होगा तो रेट क्या होगा, आधा हो जाएगा, तो 5% हो जाएगा। लेकिन समय डबल होगा, मतलब 2 टर्म में देना होगा, तो आपको 5% और 5% के 2 सक्सेसिव रेट देने होंगे, जो कि ब्याज चक्रवृद्धि है। तो 5% और 5% का सक्सेसिव रेट जो होगा वो 10.25% का होगा। मतलब अगर आप एक साल के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पे देते हैं तो आपका रेट 10% ही होगा। लेकिन जब आप 10% के दर से छमाही देते हैं एक साल के लिए तो आपको दर 10.25% देना होगा। तो यहां से आप देखेंगे दोनों के एसआई में जो डिफरेंस होगा, दोनों के एसआई में हमारा जो डिफरेंस होगा वो होगा 0.25 का, 0.25% का। 0.25% पे जो हमारा इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो 88.5 है, 88.5 है। तो हमारा प्रिंसिपल 100 यूनिट पे होगा, 100% पे होगा, तो 100% पे हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो होगा 35,400 रुपया, 35,400 रुपया। अब आपसे कह रहा है इसी सम पे, मतलब 35,400 पे उसी दर से, मतलब 10% के दर से 1.2/3 वर्ष का एसआई क्या होगा। तो एसआई अगर आप निकालते हैं तो
35,400 का 10% मतलब 1/10 के हिसाब से आपको 1.2/3 मतलब 5/3 वर्ष के लिए आपको जो ब्याज देना होगा वो कितना होगा। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 5900 रुपीज, मतलब आपको 5900 रुपये ब्याज देने पड़ेंगे 1.2/3 वर्ष के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस किया था, यहां पे भी ये क्वेश्चन है। तो यहां पे देखते हैं, क्वेश्चन कर रहा है इफ 30x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन 25x स्क्वायर प्लस 1/36x स्क्वायर बराबर वाट। आपको थोड़ा सा यहां पे क्वेश्चन को चेंज करना होगा, गिवन इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा चेंज करना होगा। आपको दिया हुआ है 30x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 1, तो हम 15x को बराबर के उधर लेके चलते हैं, तो 15x। अब यदि इस इक्वेशन को x से भाग दिया जाए तो हो जाएगा 30x स्क्वायर, सॉरी x से भाग देंगे 30x प्लस 1/x इज इक्वल टू 15। अब यहां से देखिए आपको ये गिवन है 30x प्लस 1/x इज इक्वल टू 15 गिवन है, तो आपको निकालना है 25x स्क्वायर प्लस 1/36x स्क्वायर। तो ध्यान रखें यहां पे 25 है तो निश्चित रूप से यहां पे आपको 5 चाहिए, यहां पे आपको 36 चाहिए, तो यहां पे आपको 6 चाहिए। तो ये कैसे संभव होगा, यदि हम बोथ साइड 5/6 से भाग कर दें, 5/6 से सॉरी 1/6 से भाग कर दे, 1/6 से बोथ साइड हम लोग अगर भाग कर दें तो हमारा क्या आएगा। तो यहां पे आप देखिए अंदर करेंगे तो यहां पे 36 से कटेगा 5 टाइम में 5x प्लस ये यहां गुना होगा तो 1/6x बराबर यहां पे हमारे हो जाएंगे 5/2 3 से कटेंगे 5/2। अब यहां से आपको लाना है 25x स्क्वायर प्लस 1/36x स्क्वायर। तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे a प्लस बी का होल स्क्वायर करने पे 5x, तो 5x का 5x स्क्वायर मतलब 25x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/6 का होल स्क्वायर करने पे 1/36x स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab करेंगे 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू 1/6, x कैंसिल, तो क्या होगा 2 से 3 तो 5/3 बचेगा। 5/3 यहां ना करके हम बराबर के उस साइड करेंगे तो 25/4 माइनस 5/3 हो जाएगा। 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा। यहां से 75 माइनस 20 करेंगे तो हमारा 55/12 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर तो 55/12 आ जाएगा। इस क्वेश्चन पे हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 7, ab प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू -6, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। आप हमारे लास्ट वीडियो में देखेंगे तो इस क्वेश्चन का डिस्कशन भी किए थे और हमने एक चीज बताया था, यदि a प्लस बी प्लस सी और ab प्लस बी सी प्लस सी ए पता हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला आपको किस तरीके से लिखना है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला होगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहां पे आप पुट करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है 7 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ab प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू -6 माइनस माइनस प्लस 6 18। तो यहां से हो जाएगा 7 इंटू 69 प्लस 18 ये हो जाएगा 67। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 469। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 469। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम लोग डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 8 ज्योमेट्री से रिलेटेड है। अभी हम लोग अलजेब्रा का सेक्शन कर रहे थे, अब ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ सर्कल ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड व्हेन दे आर एक्सटेंडेड they meet at a point outside the circle such that AB is equal to 7 centimeter, BP is equal to 4.2 centimeter and DP is equal to 2.8 centimeter. Find the length of chord CD. एक वृत्त में AB और CD दो ज्या है, ज्या मतलब
कोड को हिंदी में जया कहते हैं। जब उन्हें बढ़ाया जाता है तो वृत्त के बाहर एक बिंदु P मिलते हैं, जैसा कि AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BP 4.2 सेंटीमीटर और DP 2.8 सेंटीमीटर। जया CD की लंबाई ज्ञात करे। अगर हम फिगर ड्रॉ करते हैं तो फिगर ऐसा होगा, एक सर्कल है जिसमें AB और CD दो जीवा है जिसको बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। AB मतलब ये A और B कोड जिसको P तक बढ़ाया गया, और C और D जिसको भी P तक बढ़ाया गया, और ये दोनों P पर मिलते हैं। अब आपके पास लेंथ है AB 7 सेंटीमीटर, BP 4.2 सेंटीमीटर, आपके पास है DP 2.8 सेंटीमीटर। तो आपको CD निकालना है। यदि आप पूरे CP का मान x मान ले तो हम यहां पे आराम से कर लेंगे x माइनस 2.8। अब यहां से देखिए, कल के क्लास में ही मैंने इसके भी थ्योरी बताए थे। जब दो कोड को आप आगे बढ़ाएंगे और किसी एक बिंदु पर मिलता है तो उस कंडीशन में जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है AP इंटू BP बराबर CP इंटू DP। अब AP क्या होगा, तो AB 7 और BP 4.2, तो दोनों जोड़ेंगे तो 11.2 इंटू BP 4.2 बराबर CP हमने x माना है, x इंटू DP 2.8। अब यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू आएगा 16.8, x का वैल्यू 16.8, मतलब CP हमारा हो गया 16.8। लेकिन आपको सिर्फ CD का लेंथ निकालना है, तो CD का लेंथ निकालने के लिए आपको 16.8 में से 2.8 माइनस करना होगा, तो वो हो जाएगा 14। मतलब आपका CD का जो लेंथ होगा वो होगा 14 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर। तो ये आप थ्योरी याद रखेंगे, कल के क्वेश्चन में भी हम लोगों ने ऐसे थ्योरी को डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है PRT केंद्र O के साथ एक वृत्त का एक स्पर्श रेखा है जो R पर वृत्त को छूता है। व्यास SQ को P से मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। यदि एंगल PRQ 28 डिग्री है तो एंगल SPR ज्ञात करें। तो अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, उस सर्कल में PRT एक स्पर्श रेखा है, PRT एक स्पर्श रेखा है, P यहां पे R और यहां पे T। अब कह रहा है कि एक व्यास SQ को P तक मिलाते हैं। एक व्यास है SQ जिसको हम लोग, ये अगर केंद्र है O तो ये SQ तक मिलाते हैं। PRQ का कोण है 28 डिग्री, PRQ ये कोण है हमारा 28 डिग्री, 28 डिग्री। तो आपसे कह रहा है कि कोण SPR आपको इस कोण का मान निकालना है। आप जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लाइन वो क्या होता है, लंब होता है। तो ये पूरा हमारा 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री में ये 28 डिग्री, तो हम 90 माइनस 28 करेंगे तो ये 62 डिग्री होगा, ये 62 डिग्री होगा। चूंकि हमने यहां O से यहां परिधि पर लाइन खींचा है तो ये त्रिज्या होगा, तो OR त्रिज्या होगा तो OS भी त्रिज्या होगा, त्रिज्या होगा तो OR बराबर OS होगा। मतलब OQR हमारा क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो OQR का भी कोण कितना होगा, 62 डिग्री ही होगा, 62 डिग्री ही होगा। क्लियर। अब आप देखें कि एंगल RQO जो 62 डिग्री है वो हमारा PRQ का बाह्य कोण है, PRQ का बाह्य कोण है। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है। त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है। मतलब एंगल P और एंगल R जो 28 है ये दोनों मिलके हमारा क्या होगा, ये 62 के बराबर होगा। तो यदि हम एंगल QPR फाइंड करें तो ये एंगल हमारा क्या होगा, तो ये एंगल हमारा होगा 62 माइनस 28। 62 माइनस 28 करेंगे तो ये हमारा होगा 34 डिग्री। 34 डिग्री हमारा आंसर होगा किसका, तो 9 नंबर क्वेश्चन का एंगल SPR हमारा 90 डिग्री होगा। एकदम बेसिक से क्वेश्चन थे।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ base radius 30 centimeter and height 42 centimeter is filled with a liquid. This liquid is poured into a cuboidal container whose length and breadth are 17 centimeter and 37 centimeter respectively. The height of the cuboidal vessel up to which the liquid will be filled. मतलब आधार त्रिज्या 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 42 सेंटीमीटर का एक बेलनाकार बर्तन एक तरल से भरा है। इस तरल को एक घन कंटेनर में डाला जाता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 17 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर है। घन पोत की ऊंचाई का पता लगाइए जिस ऊंचाई तक तरल भरा जाता है। ध्यान रखेंगे जब एक बर्तन को दूसरे बर्तन में उड़ेलते हैं तो एक बर्तन में जितने वॉल्यूम का लिक्विड है दूसरे बर्तन में भी जाके उतने ही वॉल्यूम का लिक्विड होगा। तो यहाँ पे बेलन का वॉल्यूम और जितने लिक्विड घन में डाले जाएंगे दोनों बराबर होंगे। तो यहां से देखते हैं तो घन का वॉल्यूम क्या होगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, h नहीं पता है तो h बराबर उस बेलन का वॉल्यूम। तो बेलन का होगा पाई आर स्क्वायर, आर हो गए 30 इंटू 30 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई हो गए 42। अब आपको हाइट निकालने हैं तो हाइट निकालेंगे तो ये 6 टाइम में जाएगा, तो आप हाइट निकालेंगे तो ये होगा 136 इंटू 900 बाय 17 गुने 37। एक्चुअली यहां पे कटेगा नहीं 17 37, या हो सकता है एग्जाम में कुछ डाटा और भी हो तो यहां पे कट जाता, तो आपको इसके बाद सॉल्व करने के बाद आपके हाइट आ जाते। ध्यान रखेंगे बस इसी चीज का, किसी भी वस्तु के शेप को चेंज किया जाता है तो उसके वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन 2D में ऐसा नहीं होता। ये 3D के लिए कॉन्सेप्ट होता है कि वॉल्यूम चेंज होता है। अगर हम क्षेत्रफल के लिए ऐसा बात बोले तो ये गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 11 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा ट्रिग्नोमेट्री से, थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना होगा कि कितने बेसिक से सवाल हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा, जैसे यहाँ टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कह रहा है, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन को आप एक टर्म में करें, चूंकि तभी कट पाएगा जब सारा एक टर्म में हो। तो आप जानते हैं टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अब कह रहा है 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, टेन को ए कॉट को बी पढ़ा जाए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आपको 2 दिख रहा है, अगर यहां 2ab हो जाए तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। तो आपको पता होगा कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1, तो हम 2 के साथ टेन थीटा इंटू कॉट थीटा रख सकते हैं, प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं बराबर। आप ऊपर देखेंगे तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले ले तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। अपॉन में हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अब अगर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर तोड़े, उससे पहले हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा को निश्चित रूप से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को अगर हम लिखें साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर, तो ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा बाय, आप यहां पे देखेंगे तो एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का
होल स्क्वायर। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा होता है 1। तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 10 को फिर से हम लोग लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा में, इनटू यह साइन स्क्वायर थीटा ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा तो बच जाएंगे आपके पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन एक्स स्क्वायर तो निश्चित बात बेस सेम है तो पावर जुड़ेगा, तो हमारा क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 6, तो साइन 6 थीटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, साइन के ही टर्म में होगा, तो साइन 6 थीटा आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप लोग रिमाइंड करके थोड़ा सा स्लो आप लोग देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान था। तो ये आपके आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। ये हम लोग होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये 14 तारीख के 4 मार्च के ही क्वेश्चन है एग्जाम एसएससी के टियर 1 के, जो कि तीसरे शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप हमारे वीडियो को यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है द डेस्टिनेशन क्लासेज के नाम से। आप सर्च बॉक्स में द डेस्टिनेशन बाय अभिजीत कुमार के नाम से सर्च कर सकते हैं। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। यदि आपको किसी खास टॉपिक को पढ़ना हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट्स करें। मैं प्रयास करूंगा कि उनके वीडियो भी मैं यूट्यूब पे अपलोड करूं। आप हमारे लाइव क्लासेस से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 9430804413। आप हमसे व्हाट्सअप के माध्यम से जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस में भी आप जुड़ सकते हैं। तो पुनः आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.